शेर व अदब की तारीख सदियों पर मुहित है। 20वीं सदी के इब्तिदाई दौर में नुमाइंदा नज़्म निगार शायरों में पंडित बृजनारायण चकबस्त का नाम खासी अहमियत रखता है। दरअसल चकबस्त उनका तखल्लुस नहीं बल्कि इसमें ख़ानदानी था। कश्मीरी ज़बान में ज़मीन के एक बहुत बड़े हिस्से या ख़ित्ते को चक कहते थे और चक आबाद करने का रिवाज आज़ादी हिंद से कबल तक था। चक आबाद करने के लिए जिन ऑफिसर्स का तयन किया जाता था वो चकबस्त कहलाते थे। इस तरह एक ओहदे का नाम चकबस्त का ख़ानदानी नाम हो गया। किसी ज़माने में पंडित बृजनारायण के अजदाद कश्मीर से तरके वतन करके लखनऊ आ बसे। कश्मीरियों ने उर्दू अदब की बड़ी आबियारी की है। आप सोचिए, अगर फिक्शन को ले लें तो शुरू करने वालों में रत्नादर सरशार और फिनिशिंग टच देने वालों में साद हसन मंटो। जदीद शायरी का जिसको पैगंबर कहा गया इन अ वे मीरा जी, वो भी कश्मीरी थे। इसी तरह से कितने लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनका ताल्लुक़ कश्मीर से रहा है। बृजनारायण चकबस्त भी कश्मीरुल असल थे। बृजनारायण की विलादत फैज़ाबाद में हुई। उस वक्त उनकी वालिदा अपने भाई के घर मुकीम थी। ये बात 1882 की है। चकबस्त अभी 5 ही बरस के थे कि उनके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। चकबस्त के मामू पंडित ललिता प्रसाद ने, जो उस वक्त लखनऊ में मुलाजिमत करते थे, अपनी बेवा बहन और दोनों बच्चों की तालीम व तरबियत और परवरिश की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रिवाज ज़माना के मुताबिक दोनों बच्चों को उर्दू और फ़ारसी पढ़ाने के लिए घर पर मौलवी रखे गए और फिर उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाया गया। 1900 में मैट्रिक पास करने के बाद उन दोनों को लखनऊ के केनिंग कॉलेज में दाखिला मिला। 1905 में बीए और 1907 में एलएलबी की डिग्री हासिल की। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद पंडित बृजनारायण चकबस्त जब अमली ज़िंदगी में कदम रखने लगे तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कानून की डिग्री लेने के बाद मैंने शहर लखनऊ के नामवर वकील शहंशाह हुसैन रिजवी की जूनियरशिप में वकालत शुरू की। फिर कुछ अरसे बाद मैंने अपने ही मकान में, जो कश्मीरी मोहल्ले में वाक़ था, अपना ज़ाती दफ्तर कायम कर लिया, जिसमें बेहद मामूली किस्म का फर्नीचर था। शुरू में मेरी प्रैक्टिस नहीं चली। मेरे दफ्तर की हालत मैंने अपनी एक रुबाई में बयान की है। कुर्सी से आया जुम्बिशे यक पाई है, मेज़ ऐसी है जैसे कि पड़ी पाई है, मुंशी का ख़तर है न मुवक्किल का गुज़र, ऑफिस है अजब वो शय तन्हाई है। उसी ज़माने यानी वकालत के इब्तदाई दिनों के हालात से मुतालिक मेरा ये शेर बहुत मशहूर हुआ, जो मेरे और मुझ जैसे कई वकीलों के हस्बे हाल था। ख्वाब में जब मलकुल मौत मुकाबिल आया, दिले नाशाद यह समझा कि मुवक्किल आया। आइए आइए, तशरीफ़ रखिए। बृजनारायण को शेर शायरी का शौक़ अपने बचपन से ही रहा। उसने अपना पहला शेर 9-10 बरस की उम्र में कहा था। उन दिनों हम दोनों भाई लखनऊ में अपने मामा जी के पास रहते थे, स्कूल में पढ़ते थे। हमारे घर के पास नवाब साहब की हवेली थी। नवाब साहब को कबूतरबाजी का बड़ा शौक़ था। एक दिन इत्तफाक से उनकी छत पर किसी और का एक बहुत ही उम्दा कबूतर आ गया। नवाब साहब ने फौरन पकड़ लिया, एक डोरी से उसके दोनों परों को बांध दिया। शायद गिरह कुछ ढीली रह गई थी। नवाब साहब ने जैसे ही उस कबूतर को छोड़ा, कबूतर तड़पने लगा, फड़फड़ाने लगा और उसके तड़पने और फड़फड़ाने से गिरह ढीली हो गई और वो उड़ गया। बृजनारायण ये नज़ारा देख रहा था।
उसने इस वाक़े पर एक शेर लिखा, वो ये है। तड़प कर तोड़ डाले बंद बाजू के कबूतर ने, बहुत बांधा था कसकर एक पर को दूसरे पर से। मेरी जिंदगी का पहला शेर यही था। जिस तरह वाल्मीकि जी ने एक पक्षी के दर्द को महसूस करके कविता को जन्म दिया, शायद मैंने भी एक परिंदे के दुख दर्द को महसूस करके अपनी आंखों देखी बात को शायरी में पेश कर दिया। बृज नारायण चकबस्त को बचपन से ही शायरी का बहुत शौक था। वकालत के साथ साथ उनकी शायरी भी परवान चढ़ती रही और बहुत जल्द वो हिंदुस्तान के नामवर शायरों में शुमार होने लगे। उन्होंने अपनी शायरी की बुनियाद न तो हुस्न इश्क की कैफियत को बनाया और ना ही जामो शराब को, बल्कि उन्होंने इसको उस वक्त अपने अहद के समाजी और मुल्की मसाइल के इजहार का वसीला बना दिया। और चकबस्त इन मानों में बहुत अपनी जगह एक ख़ास अहमियत रखते हैं कि उन्होंने वतनी शायरी का वो सिलसिला जो कि हाल ही से शुरू हुआ था, उसे भी अपनी एक इंतहा तक पहुंचाने की कोशिश की। ये वो ज़माना था कि जब आज़ादी की तहरीक अपने उरूज पर थी और आज़ादी के जज्बों का इजहार और आज़ादी वतन के लिए जो हमारे जज्बे और जो हमारे तसव्वुरात थे, उसकी नुमाइंदगी गज़ल के बजाय सिर्फ नज़्म में हो सकती थी। इस एतबार से सागर निज़ामी जैसा शायर या सीमा अकबर आबादी जैसे शायर या फिर चकबस्त जैसे शौरा थे जिन्होंने नज़्म में अपने वतनी जज्बों को और इस धरती की जो मिट्टी है, ये इस धरती के जो तकाज़े हैं, हमारे मुल्क के जो तकाज़े हैं, हमारे अवाम के जो तकाज़े हैं और जो आज़ादी के जो तकाज़े हैं, उसके मुताबिक उसकी नुमाइंदगी अपने नज़्मों में की थी। चकबस्त ने जो अपने यहाँ वतन परस्ती को पेश किया है, अपने एहसासात को, जज्बात को, वो मेरा ख़्याल है उनसे पहले बहुत कम लोगों ने किया है। वो हिंदुस्तानी मिजाज रखते थे। हिंदुस्तानी मिजाज का मतलब ये है कि एक ऐसी तहज़ीब को जानने वाले, एक ऐसी तहज़ीब को पहचानने वाले, एक ऐसी तहज़ीब को बरतने वाले जिसका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ कबीलों से और मुख्तलिफ़ जगहों के रहने वालों के साथ होता है। वहाँ इंसानियत की दर्जाबंदी है। इंसानियत एक आला चीज़ है। आम सतह जो है उस पर वो नहीं आते और उनका मामला ये है कि वो तो उन सुरमाओं में रहे जो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, साम्राज्य की ग़ुलामी के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ कलम से लड़ते रहे। उस ज़माने में हिंदुस्तान में मुश्तरका ख़ानदान का रिवाज था और उसकी सारी नेमतें चकबस्त के ख़ानदान को भी हासिल थी। उस वक्त कश्मीर से बाहर रहने वाले कश्मीरियों में दो इस्तिलाहें राइज थीं, सच्ची हड्डी और झूठी हड्डी। आला ख़ानदान के लोग सच्ची हड्डी कहलाते थे और अदना लोग झूठी हड्डी। चकबस्त का ख़ानदान सच्ची हड्डी के झेल में आता था और इसीलिए कटक के राजा दर्पण ने अपनी बेटी की शादी बृज नारायण चकबस्त के बड़े भाई महाराज नारायण चकबस्त के साथ की थी। महाराज नारायण चकबस्त शायर तो नहीं थे, लेकिन शेरो अदब का बहुत अच्छा ज़ौक़ रखते थे। इसीलिए चकबस्त जब भी कोई नज़्म या गज़ल लिखते थे तो सबसे पहले अपने बड़े भाई महाराज नारायण को सुनाते थे। आओ आओ बृज नारायण, क्या कोई नई गज़ल हुई है? रात को एक नज़्म लिखनी शुरू की थी जो अभी मुकम्मल हुई है। यानी ताज़ा बताज़ा गज़ल है? जी, ताज़ा बताज़ा नौ बनो। इरशाद फरमाइए। भाई साहब, ये नज़्म मैंने लड़कियों से खिताब किया है। दरअसल मैं कुछ बातें उनको समझाना और ज़हन नशीन करना चाहता हूँ जो इस नज़्म में कोशिश की है। लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपकी इस नज़्म का उन्वान क्या है? इस नज़्म का उन्वान है फूलमाला। फूलमाला, बहुत खूब, बहुत अच्छा है। इरशाद। रविशे खाम पे मर्दों की न जाना हरगिज़, दाग तालीम पे अपनी न लगाना हरगिज़। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लिखा है।
नाम रखा है नुमाइश का तरक्की व रिफार्म, तुम इस अंदाज के धोखे में न आना हरगिज। रंग है जिनके मगर, रंग है जिनमें मगर, बुए वफा कुछ भी नहीं। रंग है जिनमें मगर, बुए वफा कुछ भी नहीं। बुए वफा कुछ भी नहीं। जी, ऐसे फूलों से अपना घर मगर बसाना हरगिज नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लिखा है। नक्ल यूरोप की मुनासिब है मगर याद रहे। नक्ल यूरोप की मुनासिब है मगर याद रहे। जी, खाक में गैरत कौमी न मिलाना हरगिज। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है। रंग रोगन तुम्हें यूरोप का मुबारक, लेकिन कौम का नक्श न चेहरे से हटाना हरगिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लिखा है। जो बनाते हैं नुमाइश का खिलौना तुमको, उनकी खातिर से ये जिल्लत न उठाना हरगिज। पूजने के लिए मंदिर है जो आज़ादी का, पूजने के लिए जो मंदिर है आज़ादी का, उसको तफरीह का मरकज़ न बनाना हरगिज। वाह वाह, परवरिश कौम की दामन में तुम्हारे होगी। वाह वाह, दामन में तुम्हारे होगी। परवरिश कौम की दामन में तुम्हारे होगी। याद इस फर्ज की दिल से न मिटाना हरगिज। बृजनारायण चकबस्त साहब पुरानी रस्मों के बड़े मुखालिफ थे। कश्मीरियों में शादी ब्याह या मौत के मौके पर बहुत सारी रस्में हुआ करती थी, जिनमें बेहिसाब रुपया खर्च होता था। चकबस्त साहब इस्लाही समाज के मुखलिसाना जज्बात के तहत सभी रस्मों की मुखालफत बड़ी बेबाकी से किया करते थे। उन्होंने वकालत से बचने वाला पूरा वक्त इस्लाही कामों में लगा रखा था। उस ज़माने में बेवाओं की शादी को बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन चकबस्त साहब ने बाकायदा तहरीक चलाकर लोगों को अपना हम ख्याल बनाया और बेवाओं की शादी होने लगी। कश्मीरी पंडितों के फ़िरके में पहली बार एक बेवा की शादी आगरा में हुई। ये 1917 की बात है। चकबस्त साहब ने ना सिर्फ ये कि खुशी और इत्मीनान का इजहार किया, बल्कि बर्क इस्लाह उन्वान से एक नज़्म लिखकर इस्लाही रुझानों का खैर मकदम भी किया। उनकी ये नज़्म ख्वातीन में बेहद मकबूल हुई। उनका अहम तरीन कारनामा है बतौर नज़्म, वो है उनकी रामायण। उर्दू में इस बहुत सी रामायण के तर्जुमे भी हुए हैं, बहुत सी इस तरह की शायरी हुई है, लेकिन जैसी रामायण चकबस्त के कलम से निकली, उसमें जो रवानी है, उसमें जो फसाहत है, उसमें जो अल्फाज की कदर व बस्त है, वो बेमिसाल, और ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। हमारे यहाँ जो मरसिये की रिवायत है और मरसिया मुसद्दस की शक्ल हैत में लिखा गया, चकबस्त ने उसे उसी अंदाज में रामायण के एक सीन को पेश किया, और रामायण के एक सीन से ऐसा लगता है कि हम एक मरसिये के अंदाज में अनीस और दबीर की रिवायत को आगे बढ़ती हुई मालूम होती है। मैं समझता हूँ कि चकबस्त इस एतबार से उर्दू के एक अहम शायर हैं कि उन्होंने उस न सिर्फ मरसिये की रिवायत को, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख़ को, हिंदुस्तान की वतनियत को, हिंदुस्तान से की ज़मीन से मोहब्बत को, हिंदुस्तान की तहज़ीब से मोहब्बत को बहुत आगे बढ़ाया। अपनी वकालत के इब्तिदाई दिनों में मुवक्किलों की राह तकने वाले पंडित बृजनारायण चकबस्त ने अपनी जहानत, मेहनत और दयानतदारी के बल पर बहुत तेज़ी से तरक्की के मदारिज तय करने शुरू किए, और कुछ ही अरसे में वो लखनऊ के नामी ग्रामी वकीलों में शुमार किए जाने लगे। चकबस्त ने शायरी के अलावा नस्र में भी बहुत कुछ लिखा है। मारकाए शरर चकबस्त उनका नस्र में एक नुमायां कारनामा है। असल में इस मारिके का सबब ये था कि जो मसनवी पंडित दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम मंजर आम पर आई, तो अब इस मसनवी में कहा यह जाता है कि जानबूझकर ज़बान की खामियां निकाली जाने लगीं। मज़े की बात तो ये है कि यह मसनवी ज़बान ही के एतबार से इसको मकबूलियत हासिल हुई। ज़बान के एतबार से इस तरह से मकबूलियत हासिल हुई कि इसमें नसीम ने जिस तरह से मुहावरे का इस्तेमाल किया था, जिस तरह से तशबीहात व इस्तियारात का इस्तेमाल किया था, जो इसकी मुरस्सा साजी थी, जो उन्होंने आराइश की थी इस पूरी मसनवी में, जो इसका ऑर्नामेंटेशन था,
तो ज़बान ही की वजह से इसको मकबूलियत हासिल हुई और ज़बान ही की वजह से इस मसनवी पर हमला किया गया। तो ये हमला असल में किया सबसे पहले शरर ने, और ढूंढ ढूंढ कर उस मसनवी की खामियां निकालना शुरू की कि ये साहब इस मसनवी में ये खामी है, ज़बान की ये खामी है, और ख़ास तौर से ये कि ये लखनवी ज़बान के मुताबिक ज़बान नहीं है, अगरचे पंडित दयाशंकर नसीम का ताल्लुक़ लखनऊ से था। चकबस्त ने उसका दिफा किया और बड़ा मुदल्लल दिफा किया और ये बताया कि जिन खामियों को ज़बान की खामियां बताया जा रहा है, दरअसल वो शेरी नुक्ता नज़र से वही उस मसनवी की लिसानी खूबियां हैं। और इसमें चकबस्त ने जो दलीलें दी, जो लिसानी दलीलें पेश की, वो बड़ी मोहकम दलीलें थीं। वो 12 फरवरी 1946 का एक मनहूस दिन था जब चकबस्त साहब लखनऊ से बरेली के लिए रवाना हुए। एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में वहाँ अपने काम से फारिग होने के बाद 2 बजे लखनऊ वापस आने के लिए ट्रेन में सवार हुए। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने फालिज का असर बताया। इस हादसे की खबर फ़ोन के ज़रिए चकबस्त के बड़े भाई महाराज नारायण को दे दी गई। ट्रेन अपने वक्त पर लखनऊ के लिए रवाना हुई। शाम को जब ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर पहुंची तो महाराज नारायण जी अपने छोटे भाई को लेने के लिए बेताबाना रेल के डिब्बे में दाखिल हुए। छोटे भाई ने एक बार उन्हें देखा और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उनकी अचानक मौत से लखनऊ के अदबी और समाजी हलकों में सफ़े मातम बिछ गई। उनके गम में शहर की सारी अदालतें बंद रहीं। पूरा शहर सोगवार हो गया। सबकी ज़बानों पर चकबस्त साहब की मशहूर और मकबूल शेर था, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब। मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। नज़ाकत उनमें इतनी थी कि वो उल्टी बनियान पहनते थे कि वो जो उसकी सिलाई होती है वो उनके बदन से चुभती थी। और उन्होंने एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी खोल रखी थी अपने घर में। मुशायरे बहुत करवाते थे घर में। कभी कोई चीज़ उनकी बीवी मांगती थी तो एक नहीं खरीदते थे वो। जैसे कोई हार मांगा उन्होंने या कोई अंगूठी मांगी तो 4-5 खरीदते थे, और जितनी लेडीज़ थी मुलाकात घर में सबके लिए वो एक एक चीज़ देते थे। ये नहीं कि खाली अपनी बीवी को ला के दे दी। फैज़ाबाद में उनके नाम पे यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी और ये सब बनाई गई हैं। लखनऊ में वो चकबस्त रोड बनी है बलरामपुर हॉस्पिटल के पास से, ये कैसर बाग तक आती है। लजीज खाने के बहुत शौकीन थे और वो उनको डॉक्टर ने मना जब किया कि खाना नहीं, तो मुंशी उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना के ले आता तो चुप्पे से खिला देता था उनको। अगर हम उर्दू शायरी की पूरी तारीख पर नज़र डालें तो हमें उसमें एक शायर ऐसा नज़र आएगा जिसका कोई तखल्लुस नहीं, और वो शायर है ब्रज नारायण चकबस्त। नहीं, चकबस्त उनका तखल्लुस नहीं है, बल्कि चकबस्त कश्मीरियों में जिसे अल कहते हैं, यानी जो इसमें ख़ानदान का दर्जा रखती है, वो नाम है, वो एक पहचान है, और उसी से उनकी पहचान बनी और वही तखल्लुस का बदल साबित हुआ, जबकि वो तखल्लुस नहीं है। चकबस्त का ज़माना हिंदुस्तान में आने वाली बड़ी तब्दीलियों का ज़माना था। बहुत तेज़ी से मुल्क के हालात बदल रहे थे। हालांकि उस ज़माने में मुल्क पूरी तरह ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका था, लेकिन उस ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद भी पूरी शिद्दत के साथ जारी थी, और उसमें समाज का हर तबका
अपना अपना ख़ास रोल अदा कर रहा था। शायरों ने रिफॉर्म के ज़रिए और समाजी इस्लाह के जज्बे के साथ और कौमी और वतनी शायरी के ज़रिए से मुल्क के लोगों में एक ख़ास जज्बा पैदा करने के लिए जद्दोजहद की। उसी जद्दोजहद का एक हिस्सा चकबस्त की शायरी है। चकबस्त ने इसके लिए कौमी और वतनी नज़में लिखी, समाजी इस्लाह के लिए उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी। हालांकि इसका सिलसिला हाली और शिबली से शुरू हो चुका था, लेकिन अगली कड़ी हमारे पास चकबस्त मिलते हैं, ब्रज नारायण चकबस्त। तो चकबस्त ने उसकी और तोसी की, उसको और आगे बढ़ाया और मुल्क को आज़ाद कराने और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उन्होंने तहे दिल से जद्दोजहद की। लेकिन अफसोस कि ब्रज नारायण चकबस्त अपने ख्वाबों की ताबीर नहीं देख सके और हिंदुस्तान की आज़ादी से कुछ ही अरसे कबल अचानक उन पर फालिज का हमला हुआ, जिससे वो जांबर नहीं हो सके। लेकिन 1947 को 1946 में उनका इंतकाल हुआ और 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। आज़ाद हिंदुस्तान में जब नए निसाब बनाए गए और अपने मोहसिनों को याद किया गया तो उनमें चकबस्त का नाम भी नुमाया रहा। आज चकबस्त हमारी शायरी की तारीख़ का एक हिस्सा बन गए हैं। वो अपनी मिसाल आप हैं और कौमी और वतनी शायरी और समाजी इस्लाह की शायरी का जब जब ज़िक्र होगा तब तक ब्रज नारायण चकबस्त और उनकी शायरी की अहमियत भी बाकी रहेगी।